हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे चैप्टर का नाम फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए। उस पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? उस पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली है क्या। इसको हम लोग समझने का प्रयास किए थे। तो हम लोग देखे थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि फ्रांस का मोनार्की से रिपब्लिक में जो परिवर्तन होता है, वहाँ की सत्ता का, वहाँ के शासन व्यवस्था का, इसी को हम लोग क्या कहे थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहे थे। आगे हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग पढ़े थे 14 जुलाई 1789 को क्या होता है। तो हम लोग देखे थे कि 14 जुलाई 1789 को 7,000 पीपल गैदर होते हैं कहाँ पे? टाउन हॉल के पास। और वहीं हम लोग देखे थे कि बासिल की जो जेल होती है उसको तोड़ दिया जाता है, उसमें जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन होता है उसको लूट लिया जाता है, जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज करा लिया जाता है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि वहाँ किस शासन वंश का शासन था। तो बर्बन फैमिली का था और लुइस 16 वहाँ का शासक था। हम लोग ये भी देखे थे कि मैरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी होती है, ऑस्ट्रिया की, वो उससे उसकी शादी होती है किसकी? लुइस 16 की। आगे हम लोग ये पढ़े थे कि जो 14 जुलाई 1789 को जो घटनाक्रम घटता है उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो हम उस रीजन को भी अच्छे से समझे थे उस पार्ट में। तो हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से सीरीज ऑफ वार्स में फ्रांस इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण उसे काफ़ी खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि वहाँ का जो आलीशान पैलेस है, महल है, उसके भी मेंटेनेंस में, रख रखाव में काफ़ी खर्च करना पड़ता है फ्रांस को। और एक तीसरा फैक्टर क्या था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को वो जब आज़ाद कराना चाहता है तो उसमें भी लड़ाई लड़ने में उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो सेठ साहूकारों या अमीरों से जो वो कर्ज लेता है, वहाँ का जो राजा है, तो उस कर्ज को भी रीपे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हाई रेट से करना पड़ता है। कितना था? 10% पर एनम के दर से उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये भी हम लोग पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग टैक्स के टाइप्स को पढ़े थे कि बेसिकली दो प्रकार का टैक्स था, एक टाइल था और एक टाइथ था, जो हम दोनों को डिस्कस किए थे। हम लोग टाइल्स के बारे में क्या पढ़े थे कि ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स था। वहीं टाइथ के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि टाइथ जो था वो 1/10 लगता था प्रोड्यूस पे। तो ये सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे। उसके अलावा हम लोग सोसाइटी ऑफ फ्रांस को समझे थे कि फ्रांस का सोसाइटी 3 कैटेगरी में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइड था। तो फर्स्ट स्टेट में हम लोग देखे थे कि क्लर्गी उसका उसमें होता था, इंक्लूडेड था। वहीं थर्ड सेकेंड स्टेट में हम लोग देखे थे कि किंग्स और मिनिस्टर्स थे, साथ ही साथ नॉबिलिटीज भी थे, माने इन ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए जो लोग रहे होंगे। थर्ड स्टेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉमन पीपल था। कॉमन पीपल में कौन कौन आ जाते थे? तो पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, ये सारे लोग उसमें आते थे। हम लोग ये भी देखे थे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट प्रिविलेज क्लास था, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं 60% जो लैंड था वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास था। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। और इनका आबादी कितना होता था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का? 10% पॉपुलेशन ही था केवल। तो हम ये सारा अन्याय देख रहे थे कि जो फ्रांस में चल रहा था, जिसके कारण कठिन स्थिति वहाँ उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग देखे थे कि मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है, वहीं पे मिडिल क्लास उभर के आता है। और सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या क्या था? तो हम लोग देखे थे कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता है। 1715 में फ्रांस का आबादी कितना था? 23 मिलियन के करीब वहाँ का आबादी था, 23 मिलियन ओनली। लेकिन यही हम देखते हैं कि जब 1789 आता है तो ये आबादी बढ़ के कितना हो जाता है? 28 मिलियन हो जाता था। तो ये बढ़ता हुआ आबादी हम लोग देख रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन, फूड प्राइस इंक्रीज करता है। और फूड प्राइस इंक्रीज करने के पीछे का रीज़न क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसा आ गया, ड्राउट आ जाता है। तो ये सारे सिचुएशंस के कारण पैथेटिक कंडीशन हो जाता है वहाँ का। अब हम लोग इसी बीच 3 फिलोसफर्स का भी नाम पढ़े थे। वो 3 फिलोसफर कौन थे? जॉन लॉकी, इसका नाम हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग रूसो के बारे में पढ़े थे, उसका कथन क्या था, उसका विचार क्या था उस समय के सिचुएशन के बारे में, इसको हम लोग पढ़े थे। मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग वोटिंग के बारे में भी समझे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन था या एक संगठन था जिसको हम लोग स्टेट जनरल कहते हैं, जिसके पास अधिकार था कि ये टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकता था, टैक्स को इंक्रीज कर सकता था। ये सारा काम किसका हुआ करता था? जनरल, स्टेट जनरल का होता था। तो इस स्टेट जनरल के मीटिंग के पैटर्न को भी हम लोग समझे थे कि किस प्रकार से फर्स्ट स्टेट से 300 सदस्य जाते थे, सेकेंड स्टेट से भी 300 सदस्य चुन के जाते थे, और थर्ड स्टेट से कितने सदस्य होते थे? 600। लेकिन वोट सबको एक देना होता था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। साथ ही हम लोग ये पढ़े थे कि इस मीटिंग का बहिष्कार किस प्रकार से किया जाता है? कॉमन पीपल के द्वारा, यानी कि थर्ड स्टेट के द्वारा। और ये सारे थर्ड स्टेट के लोग निकल करके आते हैं, कुछ और जो वहाँ के जनमानस हैं वो भी उनके साथ आते हैं। और ये लोग इकट्ठा कहाँ होते हैं? टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। तो अब आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टेनिस कोर्ट के पास ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ प्रण लेते हैं कि जब तक कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करते हैं, करेंगे, राजा की शक्ति को सीमित नहीं करेंगे, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। तो ये
हम लोग आज यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। मतलब इनको लगता था सर्वे सर्वा यही है, जो करना है देश का उद्धार इन्हीं को करना है। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। अब ये टेनिस कोर्ट कहाँ है? वर्साय में है, और इंडोर टेनिस कोर्ट है। इंडोर समझ रहे होंगे, अंदर। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब तब तक ये रुकने वाले नहीं थे। अब उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये जो भीड़ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिराबियो, पहला नाम याद रखना है मिराबियो, और दूसरा आबेसिए। दूसरा कौन? आबेसिए। तो पहला व्यक्ति मिराबियो था और दूसरा आबेसिए। ये दोनों इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, नेशनल असेंबली का नेतृत्व कर रहा था। तो आप देखेंगे इस समय फ्रांस का सिचुएशन क्या हो रहा है। पहला सिचुएशन ये हो रहा है कि फ्रांस बिजी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। क्या चीज़ में बिजी है? बिजी इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिजी इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान बनाने में ये बिजी है, चल रहा है अभी फ्रांस। दूसरा चीज़ आप क्या देखेंगे? दूसरा चीज़ आप ये देखेंगे कि बाकी का जो फ्रांस है वो उबल रहा है, गुस्से में है। इसके अलावा और क्या सिचुएशन है? सीवियर विंटर है। क्या है? सीवियर विंटर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके कारण फसल जो है वो ख़राब हो रहा है, बैड हार्वेस्ट हो रहा है। फसल कैसा हो रहा है? ख़राब हो रहा है। और क्या हो रहा है? जब फसल ख़राब हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फूड का शॉर्टेज होगा, भोजन की कमी हो जाएगी। भोजन की कमी हो रही है, अब सब कुछ भोजन पर टिक रहा है। अब भोजन की जैसे ही कमी होगी तो लोगों में शांति कहाँ से हो सकता है? संभव ही नहीं है। जब फूड शॉर्टेज हो रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। फूड प्राइस का क्या होगा? फूड प्राइस इंक्रीज करेगा। फूड प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो लोगों को भड़काने के लिए ये सारा सिचुएशन काफ़ी है। अब लोग धैर्य खो बैठते हैं। अब आप यहीं पर क्या देखते हैं कि सारे लोग कहाँ गैदर हो रहे हैं? टाउन हॉल में गैदर हो रहे हैं। टाउन हॉल में गैदर हो रहे हैं। कब गैदर हो रहे हैं? 14 जुलाई 1789 टाउन हॉल के पास गैदर हो रहे हैं। 14 जुलाई 79 आ गया वापस, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे चैप्टर, जो हमारा एनसीईआरटी शुरू हो रहा है, हम लोग वहीं पे आ रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 का सिचुएशन आ गया, का दिन आ गया। इस दिन लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग टाउन हॉल के पास गैदर हो रहे हैं। अब गैदर क्यों हो रहे हैं? तो उसके पीछे का सारा कारण हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा, क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पर एक र्यूमर फैलता है। क्या फैलता है? एक र्यूमर फैलता है। र्यूमर क्या होता है? र्यूमर ये है कि थर्ड स्टेट वाले को लगता है, जो कॉमन पीपल का लोग है, जिसमें कॉमन पीपल हैं, उनको लगता है कि सेकेंड स्टेट वाले उन पर हमला करने वाले हैं। ये एक शक था, ये एक र्यूमर था, है ना। इसके कारण क्या होता है कि वे लोग इंतज़ार नहीं करते हैं कि सेकेंड स्टेट करेगा तब हम लोग कुछ करेंगे बचाव में या कुछ प्रतिक्रिया देंगे। थर्ड स्टेट वाले उग्र हो जाते हैं, और उग्र होने के बाद क्या करते हैं? वो हमला कर देते हैं। उग्र होने के बाद वो लोग क्या करते हैं? हमला करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि र्यूमर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? र्यूमर क्रिएट हो जाता है। र्यूमर क्या क्रिएट होता है कि सेकेंड स्टेट वाले थर्ड स्टेट वाले के फसल को ख़राब कर देंगे, है ना, उनको डिस्टर्ब करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? सेकेंड स्टेट वाले। अब सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे? हम लोग पढ़े हैं सोसाइटी के डिवीजन को, कि सेकेंड स्टेट में मिनिस्टर्स, किंग्स, ये सारे लोग उसमें होते हैं। उन लोगों का कैटेगरी है। अब सिचुएशन क्या हो रहा है फ्रांस का? और डिटोरिएट हो रहा है। अब जब ये र्यूमर फैल रहा है कि सेकेंड स्टेट वाले इन पर हमला करने वाले हैं या इनके फसल को बर्बाद करने वाले हैं, ये थर्ड स्टेट वाले रुकते नहीं हैं। थर्ड स्टेट वाला पहले ही स्टेप ले लेता है। क्या स्टेप लेता है? थर्ड स्टेट क्या करता है? लूट लेता है सेकेंड स्टेट वालों को। क्या करता है? लूट लेता है। किसको लूट लेता है? सेकेंड स्टेट वाले को। जो भी मंत्री संतरी ब्यूरोक्रेसी वाले लोग होते हैं उनको लूट लेता है, सेकेंड स्टेट वाले को। कौन करता है ये काम? थर्ड स्टेट वाला करता है। क्योंकि र्यूमर था, इनको शंका था, इनको डर था कि सेकेंड स्टेट वाला इन पर हमला करेगा, इससे पहले ये हमला कर देते हैं उस पर। अब सिचुएशन फ्रांस का क्या हो रहा है? लगातार ख़राब हो रहा है। अब ख़राब हो रहा है, सारे लोग उठ गए, सेकेंड स्टेट वाले पर हमला कर दिए। सेकेंड स्टेट वाले में किंग से जुड़े हुए सारे लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं। अब राजा यहाँ पर सरेंडर कर देता है। राजा भयभीत हो जाता है, सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। तो लुइस 16 जो वहाँ का राजा होता है, कौन किंग था वहाँ का? लुइस 16। ये क्या करता है? ये सरेंडर कर देता है। लुइस 16 क्या करता है? सरेंडर करता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लुइस 16 क्या करता है? सरेंडर कर देता है। अब लुइस 16 जब सरेंडर करता है तो वो क्या करता है? उनके लोगों की बातों को मानना शुरू करता है। तो लोगों का पहला मांग क्या था? कि नेशनल असेंबली होनी चाहिए। तो नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है, माने मान्यता दे देता है। नेशनल असेंबली को मान्यता कौन देता है? किंग देता है। किंग कौन है? लुइस 16 है। ये लुइस 16 क्या करता है? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज्ड कर देता है, मतलब मान्यता दे दिया, अपना हामी भर दिया कि हाँ हाँ ये संस्था मान्य है, तो रिकॉग्नाइज कर देता है। अब ये भी मान लेता है राजा
कि नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये भी मान लेता है लुईस 16 कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कोई चीज़ नहीं था। जो भी राजा के मुख से निकल गया वही नियम है, वही कानून है, वही कायदा है। लेकिन जब लुईस 16 देखता है कि लोग आग बबूला हो चुके हैं, लोग को समझाना रोकना मुश्किल है, तो लुईस 16 सरेंडर कर देता है और बोलता है कि हम नेशनल असेंबली को तो मान्यता देंगे, साथ ही साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्वीकार कर लेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली बनाएगी, फ्रेम करेगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहीं पर आप देखते हैं कि फ्रांस अब क्या हो जाता है, फ्रांस अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहीं से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन रहा है। इससे पहले तक फ्रांस क्या था? मोनार्की था केवल। अब फ्रांस क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम में क्या बदलाव आ रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अब बदल रहा है। मोनार्की। तो अब यहाँ पर जो फ्रांस है वो मोनार्की नहीं रह गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में परिवर्तित हो गया है। कौन परिवर्तित हो गया? तो फ्रांस परिवर्तित हो गया है। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली तो रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, नेशनल असेंबली बन गया है। अब नेशनल असेंबली के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया गया है? तो मतलब एक्शन जो लिया गया किसके द्वारा? एक्शन बाय नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया जाता है यहाँ पर, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो नेशनल असेंबली क्या क्या एक्शन ले रही है? तो नेशनल असेंबली क्या करेगी, आपको क्या लगता है? पहला काम कर रही है कि जो फ्यूडल सिस्टम है, ज़मींदारी टाइप का जो व्यवस्था है, इसको ख़त्म करना। ख़त्म करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एबोलिस्ट। तो एबोलिस्ट कर दिया किस चीज़ को? फ्यूडल सिस्टम को। एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम। पहला काम ये करता है कि एबोलिस्ट कर देता है फ्यूडल सिस्टम को। कौन एबोलिस्ट करता है? तो नेशनल असेंबली करता है कि फ्यूडल सिस्टम भाई नहीं रहेगा, ये ज़मींदारी वमींदारी नहीं होगी। दूसरा चीज़ क्या एबोलिश करता है? दूसरा चीज़ जो एबोलिश करता है, सेकेंड चीज़, वो प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ। जो जन्म से जो अधिकार मिल जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं कुछ लोगों को, इस प्रिविलेज को वो ख़त्म करना कर दिया। कौन कर दिया? नेशनल असेंबली का ही डिसीजन था। प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ, इसको क्या कर लिया? एबोलिश कर दिया। एबोलिश हम नहीं लिखे हैं, आप समझ रखते हैं। तो इसको भी एबोलिश कर देता है। इसके बाद और क्या एबोलिश करता है? तो टैक्सेस को एबोलिश करता है, खासकर टाइथ को। तीसरा चीज़ क्या करता है? एबोलिश टैक्स। एबोलिश्ड टैक्सेस, टैक्स को ख़त्म करता है। किस टैक्स को ख़त्म कर रहा है? टाइथ को स्पेशली, इस पर हैम्पर करता है। अब टाइथ क्या था, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा। दो प्रकार के टैक्स को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारा जो डिसीजन लिया गया है ये नेशनल असेंबली के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। और साथ ही आप क्या देखेंगे कि फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है, अब हम किस ईयर में चल रहे हैं? तो 1791 में चल रहे हैं। 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 1791 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है? कुछ तो उद्देश्य होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही तो नहीं बनता है। तो पहला उद्देश्य क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि राजा के शक्ति को सीमित करना। लिमिट द पावर ऑफ किंग। लिमिट द पावर ऑफ किंग। यह जो है राजा की शक्तियों को क्या करता है? लिमिट कर देता है, लिमिटेड कर देता है। लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की या किंग, इसको सीमित कर देता है कि राजा का असीमित शक्ति नहीं होगा, सीमित होगा। दूसरा काम क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सेपरेट कर देता है, सेपरेटेड, अलग अलग कर देता है। किस चीज़ को अलग करता है? सेपरेटेड। एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग होगा। लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है वो भी अलग होगा। तीसरा जुडिशियरी। तीनों अलग अलग है, तीनों एक ही व्यक्ति के पास नहीं होगा, तीनों अलग होगा। बात समझ रहे हैं? ये दूसरा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की। दूसरा क्या था? सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, तीनों को अलग अलग करता है। तीनों विंग अलग होगा, एक ही व्यक्ति के पास सीमित नहीं होगा। और तीसरा चीज़ हम क्या देखते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली है, टू बिकम पार्ट या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, क्या हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान रखा गया। जो भी मेंबर होंगे इस नेशनल असेंबली के, नेशनल असेंबली ही तो सारा डिसीजन लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। तो इस नेशनल असेंबली में बैठेगा कौन, ये कैसे डिसाइड होगा? तो नेशनल असेंबली के मेंबर को डिसाइड करने के लिए, है ना, टू बिकम मेंबर क्या होता था? टू बिकम मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, का प्रावधान रखा गया।
इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान रखा गया इसके सदस्य को बनने के लिए। किसके सदस्य को बनने के लिए? नेशनल असेंबली के सदस्य को बनने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चुनाव के बारे में कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा है, किस प्रकार से नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, चार्ट के जरिए समझाया गया है कि हम लोग जितने भी सिटीजन हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सिटीजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या होगा? एक्टिव सिटीजन। पहला क्या हो जाएगा? एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वैसे सिटीजन हुए जो वोट कर सकते हैं। वहीं दूसरे क्या होगा? पैसिव सिटीजन, निष्क्रिय। दो प्रकार के वोटर हो गए। पूरे सिटीजन को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टिव सिटीजन हो गया और दूसरा पैसिव सिटीजन हो गया। एक्टिव सिटीजन वोट कर सकते थे लेकिन पैसिव सिटीजन वोट नहीं कर सकते थे। एक्टिव सिटीजन वोट कर सकते थे, पैसिव सिटीजन वोट नहीं कर सकते थे। किस चीज़ के लिए वोट नहीं कर सकते थे? नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए। अब नेशनल असेंबली का मेंबर कैसे चुना जाता था? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए। अब इसी व्यवस्था को हम समझ रहे हैं। तो पैसिव सिटीजन में कौन आते हैं? पैसिव सिटीजन में कौन आएंगे? पैसिव सिटीजन में पी से पैसिव और सी से सिटीजन। पैसिव सिटीजन में कौन आएंगे? तो वीमेन और चिल्ड्रेन। मतलब वीमेन और चिल्ड्रेन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि पैसिव सिटीजन में किसको रखा जा सकता है? वीमेन को और चिल्ड्रेन को। ये लोग पैसिव सिटीजन हुए। साथ ही साथ अब हम लोग एक्टिव सिटीजन को समझेंगे कि एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में कौन आते हैं। तो एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आने के लिए जो वोट कर सकते हैं, एक्टिव सिटीजन वैसे सिटीजन हैं, वैसे नागरिक हैं जो वोट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए वोट कर सकते हैं? नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए। तो एक्टिव सिटीजन में वैसे लोग आएंगे जिनका उम्र 25 साल है, 25 ईयर्स ऑफ एज या इससे ज़्यादा होंगे, वे लोग एक्टिव सिटीजन में आएंगे। उसके अलावा भी है कि कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम पेइंग वो दे सकते हैं या देते हैं टैक्सेस इक्वल टू 3 days वेजेज। मतलब कि वैसे लोग जो कम से कम 3 दिन का वेज टैक्स के रूप में दे रहे हैं, वैसे ही लोग आएंगे। मतलब निर्धन लोगों का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक्टिव सिटीजन में निर्धन लोग नहीं होंगे। वही लोग होंगे जो 25 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। वैसे ही पुरुष होंगे, लोग भी नहीं, पुरुष जो 25 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं और कम से कम 3 दिन का जो वेज है वो टैक्स के रूप में दे पा रहे हैं। वैसे ही लोग एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आएंगे और वैसे ही लोग वोट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए वोट कर सकते हैं? तो नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए वोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो आप समझ गए कि वोटर को या सिटीजन को हम लोग किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। दो पार्ट में, एक एक्टिव सिटीजन हो गया, दूसरे पैसिव सिटीजन हो गए। पैसिव सिटीजन में वीमेन और चिल्ड्रेन आ गए। वहीं एक्टिव सिटीजन में वैसे लोग आ गए जो 25 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं और कम से कम, एट लीस्ट, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 3 दिन के वेज के बराबर धन वो टैक्स के रूप में दे पा रहे हैं। ऐसे ही लोग एक्टिव सिटीजन में आ सकते हैं, उसके कैटेगरी में आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते। माने निर्धन लोग तो नहीं ही आएंगे। तो वीमेन और चिल्ड्रन के साथ साथ आप निर्धन व्यक्ति को भी बोल सकते हैं जो टैक्स देने में असक्षम हैं। तो इतना हम लोग समझ गए। अब ये एक्टिव सिटीजन वोट करेंगे तो एक्टिव सिटीजन कितने लोगों को चुनेंगे? तो 50,000 इलेक्टोर्स को चुनेंगे। 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किस प्रकार का चुनाव होता है यहाँ पे नेशनल असेंबली के लिए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो एक्टिव सिटीजन, पूरे एक्टिव सिटीजन मिलके कितने लोगों को चुनेंगे? 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे। अब ये 50,000 इलेक्टर्स क्या करेंगे? ये 745 मेंबर को चुनेंगे। कितने को चुनेंगे? 745 मेंबर को चुनेंगे। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसलिए डायरेक्टली तो आप चुन नहीं सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि पहले सिटीजन को कैटेगराइज किया गया। तो सबसे पहले कौन सिटीजन आ गए? एक्टिव सिटीजन आ गए जो वोट कर सकते हैं। पैसिव सिटीजन तो वोट कर नहीं सकते हैं। वोट करने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए उनके पास? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम लोग पढ़ लिए कि कम से कम 25 ईयर्स एज पूरा होना चाहिए। दूसरा चीज़, कम से कम वो पेमेंट कर रहे हैं टैक्स कितना? तो 3 दिन के वेज के इतना। तो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब वे सारे एक्टिव सिटीजन जो वोट कर सकते हैं वो मिलकर कितने इलेक्टर्स को चुनेंगे? 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे। अब ये 50,000 इलेक्टर्स कितने लोगों को चुनेंगे? 745 मेंबर को चुनेंगे। तो ये वोटिंग पैटर्न है किस चीज़ के लिए? नेशनल असेंबली के लिए। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से नेशनल असेंबली का मेंबर चुना जाएगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखेंगे
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस का, जो कि 1791 में बना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन या सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है फ्रांस का, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, राइट्स ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन या सिटीजन कह सकते हैं। आगे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये सारा काम तो हो ही रहा है, इसी बीच जो राजा है वहाँ का वो क्या कर रहा है, जो राजा कौन है, लुई 16 है। ये लुई 16 उस समय क्या कर रहा है, लुई 16 सीक्रेटली कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है, किससे, ऑस्ट्रियन किंग से। लुई 16 क्या कर रहा है यहाँ पर, सीक्रेटली माने गुप्त रूप से कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है, किनको, ऑस्ट्रियन किंग को। ऑस्ट्रियन किंग को कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ प्रसिया को के राजा को भी कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं गुप्त रूप से ऐसा कर रहा है। कौन कर रहा है, लुई 16 कर रहा है। लुई 16 इसको कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है और इसको कंसल्ट करने का कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा, और ये मदद क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे यूरोप में लोग फ्रांस की तरफ सेंसिटिव नज़र से देख रहे हैं कि अगर फ्रांस में मोनार्की के खिलाफ विरोध हो रहा है तो इन सब जगहों पर भी विरोध हो सकता है। किन जगहों पर, ऑस्ट्रिया में भी हो सकता है, प्रसिया में भी हो सकता है। तो सारे राजा जो थे वो ईगरली, काफ़ी जागरूकता पूर्वक लुई 16 या फ्रांस में चल रहे गतिविधि को देख रहे थे, और वो चाह रहे थे कि इस दमन हो जाए, इस जो विरोध है इसका, क्योंकि उनके भी सत्ता पर खतरा हो सकता है। और लुई 16 का चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि शादी भी हुआ है यहाँ पर, तो मैट्रिमोनियल रिलेशन भी है, तो लुई 16 क्या कर रहा है यहाँ पर, अपना गुप्त रूप से सूचना भेज रहा है, मदद मांग रहा है, किससे, ऑस्ट्रियन किंग से और प्रसियन किंग से। अब क्यों मांग रहा है, क्योंकि वह चाह रहा है कि फिर से शासन व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्थापित किया जा सके। लेकिन लेकिन खबर लीक हो जाता है, ये गुप्त रूप से काम हो रहा है, इसका खबर लीक हो जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो गुप्त रूप से संपर्क करने का कोशिश किया जा रहा है ऑस्ट्रियन किंग से, पर्सियन किंग से, तो इसका प्रभाव क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, जो कॉमन पीपल है वो गुस्सा हो जाते हैं। अब कॉमन पीपल गुस्सा होते हैं तो कॉमन पीपल क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। कॉमन पीपल क्या करते हैं, अटैक करते हैं। किस पर अटैक करते हैं, राजा पर। कॉमन पीपल क्या किए, अटैक कर दिए, अटैक कर दिए किसको, मोनार्क को, किंग को। किसको, किंग को, किंग पर अटैक कर देते हैं। अब जब अटैक कर देते हैं तो लोग इस समय क्या होता है, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। क्या गाते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक सॉन्ग मतलब क्या होता है, देशभक्ति गाना, राष्ट्रभक्ति गाना, गान जो होता है वो गुनगुनाते जाते हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे कि यद्यपि लुई 16 ने संविधान हस्ताक्षर किए थे, परंतु प्रसा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे। क्यों चिंतित थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पूरे मोनार्की व्यवस्था के लिए ये चुनौती हो रहा है फ्रांस, इसको देखा देखी वहाँ के भी जनता विरोध कर सकते हैं। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब राजा पर तो अटैक हुआ ही, साथ ही साथ क्या हुआ, इन दोनों देश के खिलाफ भी जनता ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सत्ता के खिलाफ हो रहा है, मतलब राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई हो रहा है। कॉमन लोग राजतंत्र को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। माने मार्सिले क्या हुआ, देशभक्ति गाना हुआ, जैसे जनगण मन हम लोग के यहाँ क्या है, उसी प्रकार से मार्सिले उस समय इस प्रकार का ही राष्ट्र गाना था, जो उनको यूनाइट करने में मदद कर रहा था, उनमें जोश भरने का काम कर रहा था। अब ये किसके द्वारा लिखा गया था, कवि रॉजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यह गीत पहली बार मर्सिलेज के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। मतलब फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्सिले, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप ये घटनाक्रम देख रहे हैं। अब आगे आप क्या देखेंगे कि जो पुरुष हैं वो लड़ाई में मीन्स इन्वॉल्व हैं, लड़ रहे हैं, वहीं महिलाएं जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व हैं। और ये इस युद्ध का ब्लेम किस पर डाल रहे हैं वे लोग, राजा पर डाल रहे हैं। किस राजा पर, लुई 16 पर डाल रहे हैं। वो लुई 16 पर डाल रहे हैं क्योंकि वे लोग राजा से खफा हैं, और वो बोल रहे हैं कि राजा ही के कारण ये सारा युद्ध हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है, इसमें कौन लोग हैं, तो इसमें कॉमन पीपल तो हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन है, रिच पीपल है। तो ये जो रिच पीपल के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया है वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा असरदार नहीं है।
अब क्या हो देखते हैं आप यहीं पर पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन देखते हैं जो कि गरीब लोगों के द्वारा फॉर्म किया जाता है। और इस देखिएगा कि जैकोबियन क्लब का चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा? जैकोबियन क्लब का। जैकोबियन क्लब, इसका चर्चा होगा। अब कह रहा है देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। मतलब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था ये अमीरों के लिए ही एक तरह से था। इससे आम लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपने कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। तो ये किस पे पड़ा ये मतलब नहीं रखता है, लेकिन जैकोबियन क्लब का ध्यान में नाम रखना है। ये एक क्लब था। आगे हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ये इंपॉर्टेंट है कि जैकोबियन क्लब का जो मेंबर था उसका लीडर कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो ये इसका लीडर था। जैकोबियन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। मतलब ये लोग अपना एक ड्रेस भी डिसाइड कर लेते हैं। ये लोग अपना एक ड्रेस भी डिसाइड कर लेते हैं। और ड्रेस कैसा है? तो धारीदार लंबी पतलून। ठीक है। आगे आप क्या देखते हैं? ऐसा इन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने और वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का के ऐलान का उनका तरीका था। मतलब अपने आप को डिफरेंट दिखाने के लिए, अपने आप को एक ग्रुप दिखाने के लिए इन लोगों ने ऐसा ड्रेस डिसाइड किया। अब आगे हम लोग 1792 के बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग 1792 में आ गए, क्योंकि 1791 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को देखें। अब यहाँ हम लोग 1792 में आ जा रहे हैं। जैकोबियन क्लब के फॉर्मेशन को हम लोग देखे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव था वो तो ठीक था, लेकिन वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था लोगों को। तो इसलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 1791 में हम लोग आ जा रहे हैं, से आगे आके हम लोग 1792 में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो 1792 में क्या होता है कि गर्मियों में जैकोबियन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। मीन्स जैकोबियन क्लब के जो मेंबर थे वे लोग महंगाई वगैरह से परेशान होकर के क्या करते हैं? एक विशाल हिंसक विद्रोह का योजना बनाते हैं। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। अब ये सारा काम कौन कर रहा है? जैकोबियन क्लब का मेंबर कर रहा है। कुछ आम लोगों का भी उसमें सहयोग रहा होगा। बाद में असेंबली में ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। मीन्स जो असेंबली था वो क्या किया? शाही परिवार को, मतलब राजा को या और उसके पत्नी को, बच्चों को जेल में डालने का प्लान बनाते हैं। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। तो ये जैकोबियन क्लब के आने के बाद हुआ, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे थे कि आपको एक्टिव सिटीजन होना होगा, जिसके लिए आपके पास संपत्ति होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप निर्धन हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक कदम बढ़ता है और क्या करता है, जो निर्धन लोग हैं उनको भी वोटिंग राइट दे देता है। तो अभी फ्रांस के सिचुएशन को आप कब पढ़ रहे हैं? 1792 में पढ़ रहे हैं कि 1792 का समय चल रहा है और फ्रांस में क्या है? ग्रेन्स का सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ ग्रेन क्या है? कम है। सप्लाई ऑफ ग्रेन्स क्या है? डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ग्रेन्स डिक्रीज हो गया है। इसके कारण क्या हो रहा है? फूड शॉर्टेज है। फूड शॉर्टेज है, भोजन की कमी है, खाद्य पदार्थ की कमी है। इसके कारण क्या हो रहा है? फूड प्राइस इंक्रीज कर रहा है मार्केट में, वहाँ की इकोनॉमी में फूड प्राइस क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इस सब के कारण क्या हो रहा है? लोग गुस्से में हैं, लोग गुस्सा में हैं। अब इसके बाद क्या होता है? जब लोग गुस्सा हो जाते हैं तो वो राजा को पकड़ लेते हैं और उनको मार दिया जाता है या उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। बाद में मैरिया एंटोनेट को भी फांसी दे दी जाती है। कब? तो किंग को फांसी दिया जाता है 21 जून 1793 को। 21 जून 1793 को। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? नवनिर्वाचित असेंबली को
कन्वेंशन का नाम दिया गया। ये जो नया जो चुना हुआ असेंबली था इसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। मतलब 1792 में 21 सितंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या बन जा रहा है? रिपब्लिक बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? रिपब्लिक बन जा रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या था? राजतंत्र था। कैसा राजतंत्र था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट होते हुए आप देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? 21 सितंबर 1792 को देख रहे हैं। और इसी दिन मोनार्की खत्म हो जा रहा है। फ्रांस क्या बन जा रहा है? एक रिपब्लिक बन जा रहा है, मतलब गणतंत्र देश बन जा रहा है। अब यहाँ आप देखिए, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। मतलब भीड़ जो गुस्सा थी, जो लोग गुस्से थे, वो क्या कर रहे हैं? वो न्यायालय में से फैसला दे पा रहे हैं क्योंकि सारे लोगों का समर्थन है। तो न्यायालय क्या फैसला दे रहा है? न्यायालय फैसला दे रहा है कि देशद्रोह के आरोप में राजा को फांसी दी जाए। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कंकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। किसको? लुई 16 को। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। मीन्स उसकी जो रानी थी राजा की, उसका भी वही हश्र हुआ, मतलब उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लुई 16 का अंत होता है। लुई 16 का अंत किस प्रकार से होता है और मैरी एंटोनेट का भी अंत किस प्रकार से होता है, ये आप देख रहे हैं। तो इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। कब लटका दिया जाता है? 21 जनवरी 1793 को। कहाँ पर फांसी दी जाती है? प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड, यहाँ पे फांसी दे दिया जाता है। ओपनली दिया जाता है, सभी लोगों के बीच में दिया जाता है। और मैरी एंटोनेट को भी फांसी दिया जाता है कुछ दिनों के बाद। उसके कुछ दिनों के बाद मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दिया जाता है। तो ये किसके सेशन में हम लोग चल रहे हैं? कब चल रहे हैं? तो 1793 में अभी हम लोग हैं, 1793 में हैं। और शासन किसका चल रहा है? तो जैकोबियन क्लब के द्वारा किया गया था, रॉबस्पियर। अब जो रॉबस्पियर का जो शासनकाल है, इसको हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं, आतंक का राज। रेन ऑफ टेरर, इंग्लिश में इसको अगर हम लोग कहें तो रेन ऑफ टेरर कहते हैं। ये रेन ऑफ टेरर जो है किसके शासन में है? रॉबस्पियर के शासन में है, मैक्समिलन रॉबस्पियर। अभी शासक कौन है फ्रांस का? मैक्समिलन, मैक्स मिलियन रॉबस्पियर। स्पेलिंग पर आप गौर कर लेंगे खुद से, रॉबस्पियर। इसका शासनकाल 1 साल का ही होता है, क्योंकि लोग इसको भी पसंद ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाते हैं इसको, क्योंकि आप इसके सेशन को ही देख रहे हैं। इसका जो शासन का काल है, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मीन्स खौफ का, आतंक का राज। तो इसको ज़्यादा दिन तक लोग नहीं झेल पाते हैं। तो इसका शासन कब से कब तक चलता है? तो 1793 से 1794 तक ही चलता है। बस 1 साल का है रेन ऑफ टेरर। और कौन शासक है? मैक्समिलन रॉबस्पियर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी मोनार्की के बारे में बात करता है, मोनार्की के फेवर में बात करता है, तो उसको गिलेटिन करा दिया जाता है। गिलेटिन क्या है? तो सिरकटवा मशीन है, आप इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक मशीन होता है। इसमें आप गर्दन डाल दिए किसी व्यक्ति का, ऊपर से कुछ गिरता है, इस गर्दन आदमी का कट गया, तो सिर कटा दिया जाता है आदमी का, गिलेटिन कर दिया जाता है। तो गिलेटिन के बारे में चर्चा है इसमें काफ़ी। तो कुछ और ख़ास नहीं है ये गिलेटिन, ये एक गर्दन काटने वाला मशीन है, गिलोटिन। ठीक है। तो गिलोटिन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। किनका कर दिया जाता था? तो किनका कर लिया जाता था ये भी आप देख लीजिए। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, गणतंत्र माने रिपब्लिक के जो भी दुश्मन थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य भी, मतलब रॉबस्पियर के खिलाफ जो कोई भी बोल रहा है वो भी दुश्मन ही है। पादरी भी दुश्मन है, कुलीन भी दुश्मन है, विरोधी दल जो है राजनीतिक दल वो भी दुश्मन है, जो भी राजतंत्र के बारे में बात कर रहा है वो भी दुश्मन है। तो इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन कर दिया जाता था, गिलोटिन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। तो गिलोटिन क्या होता था? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आड़े वाले मशीन था, जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो गिलोटिन सुन करके काफ़ी एक्साइटेड नहीं होना है, बड़ा नीरस टाइप का मशीन है जो इस्तेमाल किया जाता था, या यंत्र है जो इस्तेमाल किया जाता था उस समय। और इसका नाम किस पर पड़ा? तो इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो ये डॉक्टर गिलोटिन जो थे, इस गिलोटिन मशीन का आविष्कारक थे और इससे गर्दन काटने का काम किया जाता था। तो आप रेन ऑफ टेरर के बारे में समझ रहे हैं कि रेन ऑफ टेरर क्या है। इसके अलावा इस रेन ऑफ टेरर में हम लोग देखेंगे कि रॉबस्पियर जो था वो कुछ डिसीजन लेता है जो बहुत
तार्किक डिसीजन नहीं है, मतलब लॉजिकल डिसीजन नहीं है। क्या डिसीजन लेता है इसको भी हम लोग देखते हैं। तो रॉबेस्पियर के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिया गया इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला डिसीजन ये लिया गया कि ये वेज को लिमिटेड कर दिया, वेज को लिमिटेड कर दिया, मजदूरी को लिमिट कर देता है। दूसरा क्या, मीट ब्रेड पर लिमिटेशन लगा दिया, मीट ब्रेड पे लिमिटेशन लगा दिया। दूसरा तीसरा चीज़ कि ये प्रमोट करता है वाइट ब्रेड को। किस चीज़ को प्रमोट करता है, प्रोमोटेड वाइट ब्रेड को, उजले ब्रेड को प्रमोट करता है। वाइट ब्रेड नाम से ही स्पष्ट है, कुछ विशेष इसमें टेक्निकल नहीं है। वाइट ब्रेड के यूज को प्रमोट करता है। क्यों करता है, इक्वालिटी लाने के लिए। क्या लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए। तो ये सारे डिसीजंस इसके द्वारा लिए जाते हैं, इसको हम लोग बुक में भी देख लेते हैं। क्या है, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बना दी कि मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मतलब कीमत क्या होगा किसी भी वस्तु का, मजदूरी क्या होगा किसी भी व्यक्ति का, ये तय कर दिया गया। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, मतलब किसको कितना क्वांटिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी फिक्स कर दिया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। मतलब मार्केट जो भी डिसीजन लेने का क्षमता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको ख़त्म कर दिया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाले समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। मैंने क्या खाना है ये भी ये लिमिट कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये डिक्टेटरशिप टाइप का लग रहा है, रिपब्लिकन नहीं लग रहा है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सूर महाशय एवं मदाम मने महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। मतलब पुरुष को क्या चीज़ से बोलना है, सितोयन से, और महिलाओं को क्या चीज़ के नाम से बोलना है, सितोयिन। मतलब ये सारा शब्द को भी चेंज करना शुरू कर दिया। मतलब ये आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप टाइप का है। चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो ये सारा दमनकारी टाइप का नीति जो है इसके द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, रॉबेस्पियर के द्वारा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा लाया गया। इसके कारण क्या हुआ, रॉबेस्पियर से भी लोग खफा हो गए। आगे जाके आप क्या देखेंगे कि इस रॉबेस्पियर के खिलाफ भी जो लोग न्यायालय में जाते हैं और कोर्ट इसको गिल्टी पाता है, दोषी पाता है, और इसका भी काम क्या होता है, इसको भी गिलोटिन कर दिया जाता है। मतलब इसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो रॉबेस्पियर का भी शासनकाल चला गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अतः अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, मतलब सरकलम कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं रॉबेस्पियर का जो रेन ऑफ टेरर था वो कितने दिनों का था, 1 साल का था। 1793 से 1794 तक चला। 1794 में आप देख रहे हैं कि इसको जुलाई 1794 में इसका क्या किया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है, धड़ सर से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो रेन ऑफ टेरर था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो रेन ऑफ टेरर था या जो रॉबेस्पियर का जो शासनकाल था ये गरीबों के द्वारा लाया गया था। 1791 में जो संविधान बनता है ये कहा जाता है कि वो किसके द्वारा लाया गया था, वो अमीरों के द्वारा लाया गया था या अमीरों के लिए शासन था। अब आप आगे देखेंगे डायरेक्टरी का रूल, डायरेक्टरी का शासन। ये यहाँ तक तो आप देख लिए कि रिपब्लिक आ चुका है, लेकिन अब डायरेक्टरी का शासन देखेंगे। ये डायरेक्टरी का रूल क्या था, ये डायरेक्टरी का रूल जो माना जाता था कि ये मिडिल क्लास का रूल है। मतलब अमीर तो आया गया, गरीब भी आया गया, अब मिडिल क्लास आया कि अब मिडिल क्लास कुछ चेंजेस लाएगा। तो मिडिल क्लास आया। अब ये क्या होता है, ये फॉर्म करते हैं 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा। ये मिडिल क्लास जो है ये डायरेक्टरी के रूल में क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करते हैं। किस क्या चीज़ के जरिए फॉर्म करते हैं, इलेक्शन के जरिए, बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन। अब ये काउंसिल्स क्या करते हैं, दीज काउंसिल यूज टू इलेक्ट 5 मेंबर्स डायरेक्टरी। अब ये काउंसिल क्या करता है, 2 काउंसिल चुना गया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना जाता है मिडिल क्लास के द्वारा। ये जो डायरेक्टरी रूल है इस व्यवस्था में क्या होता है कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के जरिए। अब ये जो चुने जाते हैं ये काउंसिल, दीज काउंसिल्स इलेक्ट, यूज्ड टू इलेक्ट 5 मेंबर्स डायरेक्टरी, 5 मेंबर्स डायरेक्टरी। मतलब पहले क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है जिसके जरिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना जा रहा है। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना जा रहा है ये लोग मिलकर क्या करते हैं, 5 मेंबर का डायरेक्टरी बनाते हैं, एक 5 मेंबर का डायरेक्टरी बनाते हैं। अब ये 5 मेंबर का जो डायरेक्टरी है इसी को हम लोग बोलते हैं, इनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी रूल।
अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो 5 मेंबर का डायरेक्टरी है शासन ये करेगा, लेकिन इस 5 मेंबर के जो डायरेक्टरी है इस पर नज़र रखने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब कन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर किसके किसके बीच में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो चुना हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल चुना गया है लोगों के द्वारा, इलेक्शन के जरिए। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल किस पर नज़र रख रहा है, ये डायरेक्टरी पर रख रहा है। डायरेक्टरी कौन है, 5 मेंबर जो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा चुना गया है। अब क्या नज़र रख रहा है कि ये कुछ गलत ना करे। ये डायरेक्टरी कितने मेंबर का है, 5 मेंबर का है। इस डायरेक्टरी पर नज़र कौन रख रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल रख रहा है। अब डायरेक्टरी किस पर नज़र रख रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस पे नज़र रख रहा है, डायरेक्टरी पे। ये दोनों एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी पे, डायरेक्टरी लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। अब इसके कारण क्या हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है ढंग से, सिस्टम क्या हो गया, ठप पड़ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये भी सक्सेस नहीं हुआ, ये डायरेक्टरी जो व्यवस्था है ये भी सक्सेस नहीं होता है। तो यहीं पर बुक में क्या दिया है कि जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत सत्ताहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन को, मीन्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं, अगेन उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया, माने वोटिंग राइट उनका खत्म कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। मीन्स इस संविधान के तहत 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल चुने जाएंगे। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहते हैं, को चुनता था। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस रखने का कोशिश किया जाता था, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरों को राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब मतलब आप क्या देख रहे हैं कि रिच क्लास, जो रिच पीपल थे, रिच पीपल, पुअर पीपल और मिडिल क्लास, आप देख रहे हैं ये तीनों बारी बारी से सत्ता पर आते हैं, लेकिन तीनों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी बैलेंस नहीं बना पा रहा है, अच्छे से शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल गैप, पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, गैप है, पॉलिटिकल स्पेस है। यहीं पे नेपोलियन को एंट्री करने का मौका मिलता है, यहीं पे नेपोलियन को एंट्री करने का मौका मिलता है। और यहीं पे आप देखेंगे कि नेपोलियन का एंट्री होता है, नेपोलियन बोनापार्ट यहीं आता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का रोल क्या है, ये हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। बस यहाँ पर हमको इतना जानना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री हो जा रहा है। क्यों एंट्री हो जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम है, कोई भी शासन व्यवस्था सत्ता को अच्छे से चला नहीं पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक किसी को मौका मिल रहा है, और मौका का लाभ कौन उठा रहा है, नेपोलियन उठा रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, सम्मान एवं बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। मतलब ये सारा चीज़ पर ध्यान तो तीनों वर्ग का था। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। तो हम लोग महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इस टॉपिक को हम लोगों को जानना है। तो कह रहा है कि केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाना, पाँव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। तो याद रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में संविधान ने उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया था। हम लोग देख भी चुके हैं, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। आगे आप क्या देखते हैं कि अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको याद रखना है कि सब कुछ में पार्टिसिपेट तो वो कर रही थी, लेकिन उनको उतना अधिकार नहीं मिल रहा था। लेकिन संघर्ष वो जारी थे। हम लोग देखें कि 60 के करीब क्लब वो इस्टेब्लिश करते हैं महिलाएं लोग खुद अपने लिए।
साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर वगैरह भी अपना पब्लिश करती हैं और अपने अधिकार को आगे रखती हैं। धीरे धीरे सरकार मानते जाते हैं और अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है? वोटिंग राइट फ्रांस की महिलाओं को मिलता है। तो ये महिलाओं के बारे में है, उनके अधिकारों के बारे में। आप यहाँ पर देखिएगा कि ओलंपेज दे गूज का जीवन के बारे में दिया है, जो वहाँ की एक महिला है। इसको आपको खुद से पढ़ लेना है। तो दास प्रथा का उन्मूलन देखेंगे हम लोग। ये लास्ट टॉपिक है कि फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब जो रेन ऑफ टेरर था, रॉबस्पियर, जैकोबियन क्लब, इस पर ज़्यादा जोर दिया था। आगे हम क्या देखते हैं? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। दास व्यापार कब शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। लेकिन अंततः 1794 में के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू हुआ। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। याद रखिए, नेपोलियन दास प्रथा को फिर से शुरू करता है। आगे आप क्या देखते हैं कि बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है कि कब दास प्रथा का उन्मूलन होता है? 1848 में। और ये भी याद रखना है कि नेपोलियन क्या करता है? दास प्रथा को पुनः लाता है। तो नेपोलियन केवल आप अच्छे कामों के लिए याद नहीं रखिएगा, इस काम से भी याद रखिएगा कि नेपोलियन बहुत सारा चीज़ों को फिर से शुरू करता है। तो यही चैप्टर था। इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं है। ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।